नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है अब वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जब भी डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेज आपस में कंबाइन करते हैं देन दे टेंड्स टू कंबाइन ऑन द बेसिस ऑफ सम सर्टेन लॉज विच आर कॉल्ड एज द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला लॉ हमारे सिलेबस में है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जिस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था उनका नाम था लेवोइशियर। लेवोइशियर गेव दिस स्पेसिफिक लॉ। इस लॉ में इन्होंने बताया किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब जो भी आपके रिएक्टेंट्स होते हैं, उनका जो टोटल मास होता है मीन्स टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स it is always found to be equal to the total mass of products। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे उन सभी रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास होता है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर होता है। रिएक्शन के बाद जो नए सब्सटेंसेस बने हैं उनके टोटल मास के बराबर होता है। दिस इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में जो टोटल मास होता है रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद वो कंजर्व रहता है, वो सेम रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है कि आपसे कहा 1.7 ग्राम ऑफ AgNO3। हमने AgNO3 लिया, कितना लिया इसका 1.7 ग्राम, ठीक है। और आपसे कहा एंड वी आर टेकिंग 0.585 ग्राम ऑफ NaCl, ठीक है। और इन दोनों को हमने ऐड करवा दिया इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। 200 ग्राम वाटर में आपने इनको ऐड करवाया है, रिएक्शन हुई। तो रिएक्शन होने के बाद में यू आर गेटिंग 1.435 ग्राम ऑफ AgCl। AgCl का मिला 1.435 ग्राम, तो AgCl मिला है प्लस और 0.85 ग्राम ऑफ NaNO3। और क्या मिला सोडियम नाइट्रेट। कितना मिला सोडियम नाइट्रेट 0.85 ग्राम, ठीक है। एंड और साथ में वाटर जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा था, वाटर तो आपका सॉल्वेंट है, वो तो आपको एज सच मिल जाएगा 200 ग्राम, ठीक। तो आपसे कहा शो दैट द सिस्टम इज इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें ये दिखाना है कि सिस्टम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। हमें पता है इस केमिकल रिएक्शन में ये क्या है, दीज आर द रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स। और रिएक्शन के बाद ये जो केमिकल सब्सटेंस नए बने हैं दे आर योर प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स हैं। अगर ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है तो टोटल रिएक्टेंट का मास शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो मैं बात कर रहा हूं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। तो जो आपके रिएक्टेंट्स का मास है, क्या है रिएक्टेंट का मास 1.7 प्लस 0.585 प्लस 200 ग्राम, ये तो है। यही मास होना चाहिए क्या, टोटल प्रोडक्ट का मास होना चाहिए, यानी टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर प्रोडक्ट का मास निकालोगे तो है 1.435 प्लस 0.85 प्लस 200। इसको आपने ऐड किया, इसका समेशन किया, तो ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर जो मिल रहा है, देखें अगर मैं यहाँ पर इसके मास की बात करता हूँ तो इसका जो टोटल मास आपको मिल रहा है वो जो कितना है, समेशन करने के बाद में यह है आपका 2.285 ग्राम। ये हो गया टोटल रिएक्टेंट का मास। इसको भी आपने ऐड किया पूरे को, यू आर गेटिंग 202.285 ग्राम। तो आपने देखा रिएक्शन से पहले जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो बराबर है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। इट मींस दैट इट इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इससे हमें ये मालूम पड़ रहा है कि ये एक्सपेरिमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। इसी तरीके से इफ वी वांट टू डिस्कस द अदर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, देयर इज वन मोर क्वेश्चन दैट आई वांट टू डिस्कस नाउ, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टेट्स दैट इफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज फॉलोड। आपसे कहा अगर केमिकल सब्सटेंस जो है वो लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो आपसे कहा व्हाट मास ऑफ NaCl विल रिएक्ट विद व्हाट मास ऑफ NaCl, आपसे पूछा NaCl का कितना मास रिएक्ट करेगा विद 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। H2SO4 के 9.8 ग्राम के साथ NaCl का कितना मास कंबाइन करेगा टू प्रोड्यूस 12 ग्राम ऑफ NaHSO4। क्या बनाएगा? NaHSO4 का बनाएगा 12 ग्राम प्लस और बनाएगा HCl का 2.75 ग्राम। दोबारा सुनो, आपसे कहा अगर जो हम एक्सपेरिमेंट जो रिएक्शन अभी हम ले रहे हैं अगर वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, देन what mass of NaCl will react with 9.8 gram of sulfuric acid to produce 12 gram of sodium hydrogen sulfate and 2.75 gram of HCl। ठीक है, ये हमसे कहा। तो ये NaCl का जो मास है उसको हमने x मान लिया। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं अगर ये एक्सपेरिमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है तो टोटल मास ऑफ reactants should be equal to total mass of products। reactants क्या क्या है? x plus 9.8 ग्राम, इट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट में आपका 12 ग्राम है प्लस 2.75 ग्राम। तो क्या हो जाएगा? ये x प्लस 9.8 ग्राम विल बी इक्वल टू, ये हो गया 14.75 ग्राम। तो x आप निकाल दोगे, 14.75 में से माइनस कर दोगे 9.8, व्हाट यू गेट देन? क्या आ जाएगा? 4.95 ग्राम आपको मिल जाएगा। सो दिस इज द वे इन विच दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के दो स्पेसिफिक क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। दीज आर टू स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा है, ये जो नेक्स्ट हमारा लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। सेकंड वन इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। एक्चुअली लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को हम लोग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। क्वेश्चन यहाँ पर ये, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन होता क्या है? इस लॉ को जिस स्पेसिफिक साइंटिस्ट ने प्रपोज किया उनका नाम था प्रोस्ट। प्रोस्ट वाज द साइंटिस्ट हु गिव दिस स्पेसिफिक लॉ। इस लॉ में ये बताया गया अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन आपकी प्रोसीड हो रही है और उस रिएक्शन के दौरान आप किसी केमिकल सब्सटेंस को बना रहे हैं, ठीक है, तो उस केमिकल सब्सटेंस में पाए जाने वाले सभी एलिमेंट्स के मासेस का जो रेशियो होता है वो डेफिनेट होता है, कांस्टेंट होता है, चाहे आप उस केमिकल सब्सटेंस को किसी भी मेथड से क्यों ना बनाएं। जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें जो मासेस का रेशियो होगा, मीन्स मास ऑफ कार्बन रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन, क्या होगा? कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम, रेशियो ऑक्सीजन कितना होता है? 16/2, यानी 12:32। यानी अगर मैं सिंपल रेशियो देखूं तो 4 3 12 एंड 4 8 32। तो जो सिंपल रेशियो आया कार्बन और ऑक्सीजन के मास का वो 3:8 आ रहा है। तो कहने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है उसमें पाए जाने वाले दोनों ही एलिमेंट्स कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो डेफिनेट होता है, फिक्स होता है, 3:8 होता है, चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी मेथड से क्यों ना बनाएं। बहुत सारे मेथड हैं कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के। एक तो लाइमस्टोन दिया आपने, उसको हीट कर दिया तो ये बना देगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। आपने देखा इट इज़ द मेथड बाय विच CO2 कैन बी प्रिपेयर्ड। या आपने कोक लिया या कोल लिया, उसका किया कंबशन, तो उसके कंबशन से भी क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। या आपने ले लिया सपोज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा लिया, ठीक है, उसको ट्रीट करवा दिया सपोज HCl के साथ या H2SO4 के साथ,
तो क्या हो जाएगा देखो, व्हाट विल हैपन, Na एंड Cl कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म NaCl बनता है, प्लस वाटर बनता है, प्लस CO2 बनता है। तो आपने देखा यहाँ पर इन तीनों ही रिएक्शंस में, तीनों ये अलग अलग मेथड्स हैं, तीनों अलग अलग मेथड्स में हम क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही बना रहे हैं। और हर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में कार्बन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो है वो डेफिनेट है, वो फिक्स है, 3:8 है। तो आपने देखा चाहे हम कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी मेथड से क्यों ना बनाए, in each molecule of carbon dioxide the ratio of masses of carbon as well as oxygen will always be definite, that is 3:8। ये 3:8 होगा, रेशियो फिक्स होगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और इट इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है, जो कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, उसको देखते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, विच इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आपसे कहा इन एन एक्सपेरिमेंट, एक कोई एक्सपेरिमेंट हमने किया जिसको मैंने कह दिया एक्सपेरिमेंट 1। ये पहला एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। क्या किया, इसमें हमने 2.4 ग्राम लिया FeO, हमने लिया FeO, फेरस ऑक्साइड लिया है, इसका 2.48 ग्राम लिया। इसका हमने किया रिडक्शन किया हाइड्रोजन से, वी आर डूइंग इट्स रिडक्शन। हमने फेरस ऑक्साइड लिया है, उसका रिडक्शन किया हाइड्रोजन के द्वारा, तो क्या बना, एक तो मिला आयरन, Fe मिला है 1.68 ग्राम आयरन मिला, एंड तो इतना हमें आयरन मिला। ठीक है, ऐसे ही हमने दूसरा एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट 2, उसमें हमने लिया FeO, इसका अमाउंट लिया हमने 2.9 ग्राम। इसका भी हमने क्या किया, रिडक्शन किया विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके रिडक्शन से आपको जो आयरन मिल रहा है वो मिल रहा है 2.03 ग्राम। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है, ये दिखाना है कि ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स जो है ना वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक, क्या करोगे, पहले मैं एक्सपेरिमेंट 1 की बात कर लूँ। तो आपने देखा इसमें जो मास है आयरन ऑक्साइड का FeO का, वो कितना दे रखा है, 2.4 ग्राम। ठीक, मास ऑफ आयरन का मास है 1.68 ग्राम, और जो आपका मास ऑक्सीजन का है वो कितना हो जाएगा भाई, आयरन ऑक्साइड के मास में से 2.4 में से 1.68 आपने माइनस कर देना है, तो यू विल गेट 0.72 ग्राम। तो ये तो हो गया ऑक्सीजन का मास और ये हो गया आयरन का मास। ऐसे इस एक्सपेरिमेंट में जो FeO का मास है वो कितना है, 2.9 ग्राम। द मास ऑफ आयरन इज 2.03 ग्राम एंड द मास ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना है, 2.9 माइनस 2.03, तो ये हो जाएगा 0.87 ग्राम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मासेस का रेशियो देखूं, द रेशियो ऑफ Fe एंड ऑक्सीजन और आयरन के मास का रेशियो हो जाएगा 1.68 इज टू 0.72, तो ये हो जाएगा 2.33 इज टू 1, दोनों में डिवाइड कर देना है आपको। इसमें भी 0.72 से, इसमें भी 0.72 से। ऐसे यहाँ पर लेना है रेशियो ऑफ Fe एज वेल एज ऑक्सीजन, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका Fe का है 2.03 इज टू 0.87, तो ये हो जाएगा साहब 0.33 इज टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा, हम FeO की बात करें, हर एक FeO के मॉलिक्यूल में Fe और ऑक्सीजन का जो रेशियो फिक्स है 2.33 रेशियो 1 है, 2.33 रेशियो 1 है। चाहे आप किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो आपका FeO है उसका डिकम्पोजिशन करें या कोई भी केमिकल सब्सटेंस आप नया बनाएं, हमेशा उस मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाएंगे उन सभी के मासेस का रेशियो फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। सो वी कैन से इट इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब इसके बाद में इसी एक्सपेरिमेंट को एक और तरीका है, या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है। वो तरीका क्या है, इसको देखो। हम लोग यहाँ पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करें तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी कह सकते हैं बिकॉज 2.4 ग्राम ऑफ FeO contains iron,
जो आपका 2.4 ग्राम ऑफ FeO, उसमें आयरन कितना है 1.68 ग्राम। तो इसलिए अगर हम यहाँ 100 ग्राम लेते हैं FeO का, उसमें आयरन का कितना अमाउंट हो जाएगा 1.68 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाय 2.4, तो कितना आ जाएगा ये, यू विल गेट 70 ग्राम ऑफ आयरन। आपको आयरन का 70 ग्राम मिल जाएगा, यानी जो परसेंटेज होगा ना आयरन का वो कितना हो जाएगा 70% FeO में। ठीक है, तो अगर मैं इसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन देखूं तो हो जाएगा 100 माइनस 70, इट विल बी 100 माइनस 70 दैट इज इक्वल टू 30%। तो पहले एक्सपेरिमेंट में, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपने देखा आयरन आपका 70% है, जबकि आपका जो ऑक्सीजन है वो आपका 30% है। सिमिलरली इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेकंड एक्सपेरिमेंट, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में बिकॉज 2.9 ग्राम ऑफ FeO कंटेन Fe, कितना Fe है 2.03 ग्राम, 2.03 ग्राम। तो इसलिए 100 ग्राम ऑफ FeO में कितना Fe हो जाएगा 2.03 इंटू 100 अपॉन 2.9। जब सॉल्व करोगे इसको भी तो क्या मिल जाएगा 70 ग्राम ऑफ Fe मिल जाएगा ना, 70 ग्राम Fe मिल गया। तो परसेंटेज ऑफ आयरन कितना हो जाएगा 70%। तो आपको बेटा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना मिल जाएगा 100 माइनस 70 बराबर 30%। ठीक है, तो ये तरीका है, दिस इज द वे इन विच वी कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन।